बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर नंबर 5 में देखेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो कि हमारा रिमेनिंग पोर्शन था। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि आज इसको वाइंड अप करूँ। और आज हमें पढ़ना है डिवीजन ऑफ गैसेस थ्रू द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। हमारा जो टॉपिक है वो है डिवीजन ऑफ गैसेस थ्रू रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक है। अब हम ये देखते हैं हमारे पास जो हमारे लंग्स होते हैं, उन लंग्स के बाहर एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम लोग कहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। ठीक है, क्या कहते हैं? प्लूरल मेम्ब्रेन। अब इसी प्लूरल मेम्ब्रेन के जरिए हमारी जो गैसेस हैं उनकी डिवीजन होती है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, अब हमने देखना ये है कि ये जो गैसेस हैं उनका जो एक्सचेंज होता है वो होता किस तरह से है? वो हमारे पास डिफ्यूजन के जरिए होता है। ये डिफ्यूजन क्या है? एक्चुअली डिफ्यूजन जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो गैस है वो मूव करती है एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू दी एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन। समझ आ रही है आप लोगों को मेरी बात? मैं ये कह रही हूँ कि जब भी हमारा रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है उसमें गैसेस एक्सचेंज होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की बात हो रही है। उन गैसेस का जो एक्सचेंज होता है वो हमारे पास होता है डिफ्यूजन के जरिए। ये एक प्रोसेस है। अब डिफ्यूजन में होता क्या है? जब गैस जो है अगर एक तरफ, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे कोई, ये हमारे पास मेम्ब्रेन है, ठीक है, जो मैंने आप लोगों को बोली है प्लूरल मेम्ब्रेन। ये आप लोगों के पास मेम्ब्रेन है और इस मेम्ब्रेन की अगर इस तरफ ये कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? कम है, यहाँ पे ऑक्सीजन कम है और यहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा है। अब होगा क्या? मैंने बोला एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू दी एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, ठीक है, तो जब ये इधर इस तरफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड मूव करेगी दूसरी तरफ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन है वो कम है। ठीक है, इस प्रोसेस को कहते हैं डिफ्यूजन। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस होता है ये होता कैसे है? हमारे लंग्स जब हवा के साथ फिल हो जाते हैं तो वो जो ऑक्सीजन है वो डिफ्यूज कर जाती है एल्वियोलाई में और उसके बाद ब्लड में जाएगी, उसके बाद वो सेल, बॉडी सेल या फिर टिश्यू के अंदर जाती है। ठीक है, जब आपके लंग्स, हमारे लंग्स हैं वो फिल हो जाएंगे एयर के साथ, ठीक है, तो अब ये जो एयर है इसके अंदर जाहिर सी बात है ऑक्सीजन भी है और कार्बन डाइऑक्साइड भी होगी थोड़ी सी अमाउंट में, तो ये डिफ्यूज कर जाती हैं कहाँ पे? एल्वियोलाई में। ये एल्वियोलाई कहाँ पे होती हैं? लंग्स के अंदर होती हैं, छोटी छोटी सी नालियाँ जो कि सांस लेने में हेल्प आउट करती हैं। उसके बाद एल्वियोलाई से ये चली जाती हैं बॉडी सेल या फिर टिश्यू के पास। ठीक है, ये आप लोगों का प्रोसेस है डिफ्यूजन का, जिससे गैसेस एक्सचेंज होता है रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के पास। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, ये जो डायग्राम्स बनी है इनको हम लोग इंशाल्लाह में डिस्कस करते हैं। ठीक है, आप लोगों को समझाने के लिए पहले से बनाई है। अब हम देखते हैं कि रेस्पिरेटरी यूनिट क्या है। एक ऐसा यूनिट जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होता है। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी यूनिट। ठीक है, रेस्पिरेटरी यूनिट एक ऐसा यूनिट है जहाँ पे क्या होगा? गैसियस एक्सचेंज। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं रेस्पिरेटरी यूनिट। अब इसके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर होती हैं? एल्वियोलाई होती है, एल्वियोलर डक्ट होती है,
बड़ी नाली होती है। उसके बाद है हमारे पास एट्रिया, एल्वियोलर सैक। एट्रिया ये जो आपके हार्ट का पोर्शन है, उसके बाद है एल्वियोलर सैक। ठीक है, सैक होती है बड़ी थैली। ठीक है, ये हमारे पास है। अब जो दोनों लंग्स हैं उनके अंदर एल्वियोलाई हैं, वो 300 मिलियन होती हैं। ठीक है, दोनों लंग्स में एल्वियोलाई कितनी होती हैं? 300 मिलियन। ठीक है, ये हमारे पास एल्वियोलाई है दोनों लंग्स के अंदर। अब इनका जो डायमीटर है एल्वियोलाई का वो होता है 0.2 मिलीमीटर। 0.2 मिलीमीटर। मैंने क्या बोला? मैंने बोला एल्वियोलाई का डायमीटर। समझ आ रही है बात? गुड। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं पढ़ा रही हूँ। सारे के सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं फिजियोलॉजी के ऑलमोस्ट। उसके बाद हमें देखना है रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन या फिर पल्मोनरी मेम्ब्रेन। ठीक है, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन या फिर पल्मोनरी मेम्ब्रेन। ये जो मैंने डायग्राम बनाई है ये है रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की। ठीक है, इसके अंदर हम देखेंगे इस डायग्राम्स के अंदर कौन कौन सी ऐसी लेयर्स हैं जो कि हमारे पास सांस लेने में हेल्प करती हैं। ठीक है, यहाँ पे होती है वाटर कॉल सरफेक्टेंट की लेयर, एल्वियोलर एपिथेलियम। ये हमारे पास है वाटर एंड सरफेक्टेंट। ठीक है, उसके बाद ये है जो दूसरी वाली है, ये वाली, ये है एल्वियोलर एपिथेलियम। ठीक है, एल्वियोलर एपिथेलियम। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट 2 लेयर्स भी हैं जो कि हमारे पास है एपिथेलियल बेसमेंट मेम्ब्रेन, कैपिलरी बेसमेंट मेम्ब्रेन। एपिथेलियल बेसमेंट मेम्ब्रेन ये वाली जो है ये आपके पास है एपिथेलियल बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, ये वाली सारी जिसको मैं ब्लू शेड दे रही हूँ ये है एपिथेलियल बेसमेंट मेम्ब्रेन। एपिथेलियल बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये हमारे पास ऐसी लेयर्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कैपिलरी बेसमेंट मेम्ब्रेन। कैपिलरी बेसमेंट मेम्ब्रेन ये आपके पास है जिसको रेड शेड दे रही हूँ, कैपिलरी बेसमेंट मेम्ब्रेन। कैपिलरी बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, उसके बाद ये वाली जो जगह है, ये जो सारी की सारी ये जो जगह है इसको हम लोगों ने नाम दिया हुआ है इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस। ठीक है, ये आपके पास है। मतलब इन जो 2 सेल्स के दरमियान में जगह होती है उसको हम लोग कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। उसके बाद कैपिलरी एंडोथेलियम भी है। ये वाली जो है आपके पास इसको हमने कहना है कैपिलरी एंडोथेलियम। ठीक है, कैपिलरी एंडोथेलियम।
कैपिलरी एंडोथीलियम, ये हमारे पास है। अब मैंने आप लोगों को बोला कि ऐसी जो है लेयर्स हैं जो आपके पास सांस लेने में हेल्प आउट करती हैं। सबसे पहले है वाटर और सरफेक्टेंट की लेयर, उसके बाद है एल्वियोलर एपिथेलियम। ठीक है, एपिथेलियम मतलब ये एपिथेलियम जो है एपिथेलियल टिश्यू होते हैं जो कि हमारे पास जो एल्वियोलाई हैं उनके बाहर मौजूद होते हैं। उसके बाद है एपिथेलियल बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, उसके बाद है कैपिलरी बेसमेंट मेम्ब्रेन, फिर आपके पास है कैपिलरी एंडोथेलियम, फिर हमारे पास है इंटरस्टिशियल स्पेस। ये हमारे पास यहाँ पे हैं रेड ब्लड सेल्स। ये सारी की सारी जो कार्रवाई हो रही है ये आरबीसीज के साथ हो रही है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन ने अंदर आना है। ठीक है, और इधर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड ने बाहर चले जाना है। ठीक है, समझ आ गया आप लोगों को? मैंने अभी तक जो बात की है, अभी तक मैंने इस वाले क्वेश्चन की बात की है जिसको मैं मार्क कर रही हूँ। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन की मैंने अभी तक बात की है जिसको मैंने ब्लू लाइन के साथ सर्कल कर दिया है। बाकी जो है वो हम अभी आगे डिस्कस करते हैं। उसके बाद कुछ लेयर्स होती हैं, ये मैंने आप लोगों को रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की क्या पढ़ा है, लेयर्स, वाटर एंड सरफेक्टेंट, एल्वियोलर एपिथेलियम, एपिथेलियल बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है, कैपिलरी बेसमेंट मेम्ब्रेन, कैपिलरी एंडोथेलियम और इंटरस्टिशियल स्पेस। ये आपके पास सारी के सारा जो प्रोसेस है रेड ब्लड सेल्स के अंदर हो रहा है। ऑक्सीजन अंदर आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है। ठीक है, आपके रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के अंदर ये ऐसी लेयर्स होती हैं जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प आउट करती हैं। उसके बाद हमने ये देखना है कि अब ये जो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन होती है ना, ये बहुत थिन होती है। ठीक है, और कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे इसका जो डायमीटर होता है वो कहीं कहीं पे होता है 0.2 माइक्रोन मीटर। ठीक है, और जो एवरेज होता है 0.6 माइक्रोन मीटर। ये हमारे पास क्या है, डायमीटर है। ठीक है, मैं आप लोगों को रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन का डायमीटर बताया गया है। थिन होता है जो कि आपके पास होता है 0.2 और एवरेज जो होता है वो आपके पास होता है 0.6। समझ आ गई? उसके बाद हमने देखा है गैसेस की डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वियोलस इनटू द पल्मोनरी फ्लैश। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है गैसेस की डिफ्यूजन। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई? कोई मसला तो नहीं है? कुछ नेक्स्ट हमने देखा है डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन। सबसे पहले आप लोगों ने इस साइकिल को समझ लेना है। मैंने यहाँ पे बनाया था, हमारे पास राइट एट्रियम और वेंट्रिकल है हार्ट के अंदर। सबको ही पता है कि हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अब ये राइट एट्रियम और वेंट्रिकल है, यहाँ से हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी के जरिए यहाँ से हमारे पास क्या जाएगी, हमारे पास जाएगी ऑक्सीजन। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या प्रेशर था 40 और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है 46 है। इसने जाना है यहाँ एल्वियोलाई के अंदर, जहाँ पे आपके पास इसका प्रेशर हो जाएगा 105। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी भी एल्वियोलाई कहाँ पे होती हैं, लंग्स के अंदर होती हैं। लंग्स में एल्वियोलाई मौजूद होती हैं, ये मैंने आप लोगों को कई दफ़ा बात बताई है। ठीक है, वहाँ पे ऑलरेडी भी ऑक्सीजन एग्जिस्ट करती है। यहाँ पे ऑक्सीजन का प्रेशर था 40, जब ये यहाँ लंग्स के अंदर चली गई तब इसका प्रेशर हो गया 105। क्यों? क्योंकि
वहाँ पे पहले से भी ऑक्सीजन मौजूद थी। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पे वो था 46, यहाँ पे हो गया 40। ठीक है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को तो आपने बाहर निकालना है ना, ठीक है, और ऑक्सीजन को आपने अंदर लेना है। इसी वजह से यहाँ पे ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कम है। PO2 का मतलब है, PO2 मैंने लिखा हुआ है, इसका मतलब है पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर। ठीक है, उसके बाद O2 मतलब ऑक्सीजन, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। फिर आगे आपके पास है पल्मोनरी वेन। ये बात याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैंने हर दफ़ा बताई है कि राइट एट्रिया से जो आपके पास आपका ब्लड लेके जाती है वो आर्टरी लेके जाती है। ठीक है, और जो वेन है वो आपके हार्ट से, एट्रिया से और वेंट्रिकल से दूर लेके जाएगी ब्लड को वेन। ठीक है, ये आप चला जाएगा लेफ्ट एट्रियम और वेंट्रिकल के अंदर। ठीक है, उसके बाद आपके पास था, यहाँ पे आपके पास है सिस्टेमिक आर्टरीज। सिस्टेमिक आर्टरीज के अंदर पार्शियल प्रेशर जो है ऑक्सीजन का कितना है 100 और यहाँ पे कितना है 40 कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, ऊपर भी 100 है, यहाँ पे भी 40 है। जो सारी की सारी कार्रवाई होनी है वो इन दोनों के दरमियान में कार्रवाई होनी है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास बॉडी सेल हैं जिनके पास ऑक्सीजन में आना था या टिश्यूज के पास। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास ऑक्सीजन अंदर आ रही है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है। ठीक है, उसके बाद सिस्टेमिक वेन, यहाँ पे क्या है, सिस्टेमिक वेन जो है ये लेकर आएगी राइट एट्रियम और वेंट्रिकल की तरफ। जो लेकर आएगी ना वो वेन होगी सिस्टेमिक वेन, और जो उससे दूर लेके जाएगी वो पल्मोनरी आर्टरी होगी। ये बात याद रखनी है, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे कितना है पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 40 और यहाँ पे 46। ठीक है, समझ आ गई आप लोगों को बात? मैंने आप लोगों को ये बताया है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड एज अ रिजल्ट ऑफ गैसेस एक्सचेंज। मतलब जब हमारे पास गैसों का तबादला हो रहा है उसके नतीजे में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेशर में कितना फर्क आ रहा है। अब हम देखते हैं डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन और उसके साथ देखेंगे डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हम यहीं पे देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं डिफ्यूजन किसकी, ऑक्सीजन की और कार्बन डाइऑक्साइड की। ठीक है, अब हमने इसको कंपैरिजन में मैं देख रही हूँ, आप लोगों को याद रखना है। सबसे पहले है डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वेओलस इनटू द पल्मोनरी मेम्ब्रेन। डिफ्यूजन है ऑक्सीजन की, कहाँ से, ये है एल्वेओलस से, इधर ये आएगी एल्वेओलस से पल्मोनरी, पल्मोनरी मतलब लंग्स, पल्मोनरी ब्लड। ठीक है, मतलब आप हमने ये देखना है हमारे पास यहाँ पे क्या है, लंग्स है। ठीक है, इन लंग्स के अंदर क्या है, हमारे पास एल्वेओलाई है। ठीक है, बारीक बारीक सी क्या है, एल्वेओलाई, एल्वेओलाई है। अब हम जो देखने जा रहे हैं, हमने देखना है इन एल्वेओलाई के अंदर ऑक्सीजन की डिफ्यूजन। ठीक है, पल्मोनरी ब्लड क्या होता है, ऐसा ब्लड जो इनसाइड द लंग्स होता है। पल्मोनरी का मतलब है लंग्स। ठीक है, हमने ऑक्सीजन का देखना है प्रेशर एल्वेओलाई और लंग्स के ब्लड के अंदर। ठीक है, अब हम देखते हैं एल्वेओलाई, एल्वेओलस के अंदर जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का वो है 104। ऑक्सीजन का PO2 पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का है 104 mmHg। ठीक है, ये है एल्वेओलस के अंदर। उसके बाद हमारे पास
डिवाइडेड बाई वो है 40, ये है आपके पास 40 mm Hg। ये कहाँ पे है? ये आपके पास है वीनस में, ठीक है, और ये आपके पास है एल्वुलस में। समझ आ रही है मेरी बात? शाबाश। अब हमने देखना है कि इसके अंदर जो है प्रेशर का डिफरेंस क्या है। हम देखेंगे 104 माइनस 40, तो आपके पास क्या आएगा? हमारे पास आएगा 64, हमारे पास क्या आएगा? 64 mmHg। समझ आ रही है मेरी बात? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत गौर से आप लोगों ने इसको समझना है। इसी तरह हम कार्बन डाइऑक्साइड का देखेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड का जो है वो सेल के अंदर है 46 कार्बन डाइऑक्साइड, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है 46। ये किसमें है? ये है सेल के अंदर, ठीक है। उसके बाद हमने देखना है, नेक्स्ट हमने देखना है पार्शियल प्रेशर इंटरस्टिशियल फ्लूइड में कितना है? 45 कार्बन डाइऑक्साइड का 45। ये किसमें है? ये है इंटरस्टिशियल फ्लूइड, यहीं पे होता है इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी इसने क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे इसका प्रेशर है 46, यहाँ पे है 45, तो ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ आएगी, 46 से 45 की तरफ कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज कर जाएगी। ये हमने देखनी है सेल से डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सेल से इंटरस्टिशियल फ्लूइड की तरफ। समझ आ रही है आप लोगों को मेरी बात? जब आप लोग अपनी बुक देखोगे और मेरा लेक्चर सुनोगे तो जरूर समझ आएगी इंशाअल्लाह। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम कैपिलरीज इनटू इंटरस्टिशियल फ्लूइड। कैपिलरीज से ये हमारे पास पहला है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कैपिलरीज से इंटरस्टिशियल फ्लूइड की तरफ, इसकी डिफ्यूजन ऑक्सीजन की, ठीक है। अब हमें यहाँ पे देखना है ऑक्सीजन जो है एट्रियल और कैपिलरीज के अंदर कितनी है? 95। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 95 mmHg। एट्रियल एंड आफ्टर कैपिलरीज, कैपिलरीज का जो शुरू वाला हिस्सा होता है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड में कितनी है? इंटरस्टिशियल फ्लूइड में कितनी है? 40, ठीक है, ये हमारे पास है। उसके बाद हमने देखना है अब क्या होगा, देखो फिर वही बात, यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है कैपिलरीज के अंदर, और जो आपके पास इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसके अंदर 40 है, तो ये 95 से 40 mmHg की तरफ डिफ्यूज कर जाएगी, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ आएगी। उसके बाद नेक्स्ट हमें देखना है इंटरस्टिशियल फ्लूइड से यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका सारे का सारा प्रोसेस क्या है? रिवर्स है। कार्बन डाइऑक्साइड का सारा प्रोसेस क्या है? रिवर्स है, ठीक है, किसके मुकाबले में? ऑक्सीजन के साथ। ये बात मेरी याद रखनी है। अब यहाँ पे होगा ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड से आएगी कैपिलरीज में। समझ आ रही है मेरी बात? अब हमने क्या देखना है,
पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंटरस्टिशियल फ्लूइड में कितना है 45 और कैपिलरीज में है 40। यहाँ पे है 45, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास है 40, ठीक है। तो इसलिए क्या करना है, ये फिर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ डिफ्यूज करेगी, 45 से 40 की तरफ, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम इंटरस्टिशियल फ्लूइड से सेल। डिफ्यूजन ऑफ, थर्ड पॉइंट है हमारे पास डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन, ये जाएगी इंटरस्टिशियल फ्लूइड से सेल में, ठीक है। अब अगर हम यही बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, तो वो पल्मोनरी ब्लड से एल्विलाई हो जाएगी, पल्मोनरी ब्लड से एल्विलाई में जाएगी, जहां से हमने ऑक्सीजन की डिफ्यूजन शुरू की थी। मैंने आप लोगों को कहा था ऑक्सीजन डिफ्यूज हो रही है एल्वियस से पल्मोनरी ब्लड के अंदर, वहीं पे आपने कार्बन डाइऑक्साइड की डिफ्यूजन को ऐड करना है। कार्बन डाइऑक्साइड का सारा प्रोसेस उसके रिवर्स है। अब हमने देखना है इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो है 40, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इसमें है 40 और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन सेल के अंदर कितना है 23, ठीक है ना, यस। तो ऑक्सीजन डिफ्यूज करेगी 40 से 23 की तरफ, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड, पल्मोनरी ब्लड में कितनी है 45, पल्मोनरी कार्बन डाइऑक्साइड है पल्मोनरी ब्लड में 45 और एल्वियस के अंदर कितनी है 40, ठीक है। तो फिर वही बात, ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगी, ठीक है। आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। मैंने ये कंपैरिजन बनाया है, आप लोगों ने मेरा लेक्चर सुनना है और अपनी बुक पढ़नी है, उसके बाद आप लोगों को ये समझ आएगी, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने ये पढ़ लिया, हमने देखा ये सबसे पहली बात ऑक्सीजन एल्वियस से पल्मोनरी ब्लड की तरफ आएगी। सेकंड पॉइंट में हमने देखा कैपिलरी से इंटरस्टिशियल फ्लूइड। थर्ड में हमने देखा इंटरस्टिशियल फ्लूइड से सेल। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका प्रोसेस हम लोगों ने रिवर्स कर देना है ऑक्सीजन के साथ। यहाँ पे होगा सेल से, देखो ये सेल है, सेल से इंटरस्टिशियल फ्लूइड। पहला पॉइंट जो है ये है सेल से, फ्रॉम सेल टू इंटरस्टिशियल फ्लूइड। समझ आ रही है मेरी बात? ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका सारा प्रोसेस ऑक्सीजन के मुकाबले में उल्टा चलेगा। उसके बाद नेक्स्ट है इंटरस्टिशियल फ्लूइड से कैपिलरीज में। यहाँ पे क्या था, कैपिलरीज से इंटरस्टिशियल फ्लूइड, यहाँ पे है इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड से कैपिलरीज उल्टा। यहाँ पे है पल्मोनरी ब्लड से एल्वियोलाई। फर्स्ट क्या था, एल्वियोल से पल्मोनरी ब्लड। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वाली बात बहुत अच्छी तरह से समझ आ रही होगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमें देखना है कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन को, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या देखते हैं, फैक्टर्स। समझ आ गई आप लोगों को?
प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। अब हमने देखने हैं नेक्स्ट फैक्टर्स, ठीक है। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन को? हमारे पास है थिकनेस, सरफेस एरिया। फैक्टर्स कौन से हैं जो हम देखेंगे इफेक्ट करते हैं रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन को, ठीक है। सबसे पहले हमने देखी है थिकनेस। नेक्स्ट हमारे पास है सरफेस एरिया। थर्ड हमारे पास है डिफ्यूजन कोएफिशिएंट। ठीक है। और फोर्थ हमारे पास है प्रेशर डिफरेंस। ठीक है, प्रेशर डिफरेंस। अब हमने ये देखना है ये जो थिकनेस है इसका जो रिलेशन होता है ये गैसियस डिफ्यूजन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू गैसियस डिफ्यूजन। अगर आपके पास थिकनेस कम होगी तो जो गैसियस डिफ्यूजन है वो ज़्यादा होगी, ठीक है। और जो सरफेस एरिया है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी गैसियस डिफ्यूजन। समझ आ गई अगली बात। और डिफ्यूजन कोएफिशिएंट आपके पास क्या है, ये होता है अल्फा। डिफ्यूजन कोएफिशिएंट क्या होता है, अल्फा, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन कोएफिशिएंट। डिफ्यूजन कोएफिशिएंट भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है गैसियस डिफ्यूजन के। समझ आ गई मेरी बात। उसके बाद यहाँ पे ये डिपेंड करता है सॉल्युबिलिटी के, ठीक है। डिपेंड किस चीज़ के ऊपर करता है, सॉल्युबिलिटी के ऊपर। समझ आ गई बात। उसके बाद ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट। ये आपके पास m क्या है, मॉलिक्यूलर वेट है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर पोर्शन। समझ आ गई मेरी बात। ये इसके क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डिफ्यूजन कोएफिशिएंट की बात हो रही है, मॉलिक्यूलर वेट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल और वैसे गैसेस डिफ्यूजन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। उसके बाद जो आपके पास प्रेशर डिफरेंस है ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है गैसियस डिफ्यूजन के। समझ आ गई बात। ये आपके पास कुछ फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को या फिर गैसियस डिफ्यूजन को थ्रू द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। उसके बाद हमें देखना है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांसपोर्ट। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये ब्लड के अंदर इस तरह से ट्रांसपोर्ट होती है, जाती है। यहाँ पे हमें देखना है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड, ठीक है। सबसे पहले हमें देखना है कि ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन है वो कैसे ट्रांसपोर्ट होती है।
ये मेन फंक्शन है, ठीक है। 97% जो ऑक्सीजन होती है वो मिलकर जाती है हीमोग्लोबिन के साथ, ठीक है, ब्लड के अंदर। उसके बाद जो 3% होती है वो प्लाज्मा के अंदर डिजॉल्व होती है इसमें प्लाज्मा में, ठीक है। ये आपके पास ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट है ब्लड के अंदर। अब हम देखते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन बाय हीमोग्लोबिन। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन बाय हीमोग्लोबिन, ये हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, ठीक है। इसमें हमने देखना है कि हीमोग्लोबिन के साथ जब ऑक्सीजन मिलती है तो वो बना लेती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है इसके अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, ऑक्सीजन कंबाइन करती है हीमोग्लोबिन के साथ, ये बनाएंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब इस ऑक्सी हीमोग्लोबिन के अंदर जो पार्शियल प्रेशर होता है इसका ऑक्सीजन का, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ज़्यादा होता है। समझ आ रही है मेरी बात? ऑक्सी हीमोग्लोबिन के अंदर मगर जब ये हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करती है तो पार्शियल, जब इसके साथ बाइंड कर दिया तब इसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा था, ठीक है। ये आपके पास ट्रांसपोर्ट है ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन से, समझ आ गई मेरी बात? उसके बाद नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा पैदा होती रहती है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये बॉडी में पैदा होती रहती है, हमें हमेशा ब्रेन में भी। जब आप रेस्टिंग कंडीशन में होते हो तो आपका जो 100 ml ब्लड है उसके अंदर 4 ml जो है क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड। कब होगी, जब आप रेस्टिंग स्टेट पे होते हो, समझ आ रही है मेरी बात? उसके बाद जो 7% कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो प्लाज्मा के अंदर डिजॉल्व हो जाती है। 7% कहाँ होती है डिजॉल्व, प्लाज्मा में, ठीक है। समझ आ रही है बात? गुड। उसके बाद आप लोगों की 23% ग्लोबिन पार्ट के साथ मिलकर कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन 23% जो है ये मिल जाती है कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबिन पार्ट के साथ, ठीक है। और ये क्या बना देगी, कार्ब अमाइन हीमोग्लोबिन, ठीक है, ये बना देगी 23%। समझ आ गई मेरी बात? गुड। उसके बाद 70% बाइकार्बोनेट फॉर्म में होती है। 70% किस फॉर्म में होती है, XU3 बाइकार्बोनेट फॉर्म के अंदर, ठीक है। रेस्टिंग कंडीशन में कितनी थी, 4 ml। 23% कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन फॉर्म में होती है, 7% प्लाज्मा में है, 70% आपके पास बाइकार्बोनेट फॉर्म में होती है। उसके बाद नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व इन द प्लाज्मा। समान पोर्शन जो कार्बन डाइऑक्साइड का होता है वो लंग्स के अंदर होता है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व इन प्लाज्मा। नेक्स्ट हमें ये देखना है ट्रांसपोर्ट ऑफ
कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व इन प्लाज्मा। लंच में कितना था, समान पोर्शन, ठीक है। उसके बाद हमने देखा है पार्शियल प्रेशर वीनस ब्लड में कितना था 45, एट्रियल ब्लड के अंदर था 40, वीनस में था 45, एट्रियल में है 40, ठीक है। समान पोर्शन कहाँ पे है, लंग्स के अंदर। किस चीज़ का, कार्बन डाइऑक्साइड का, समझ आ गई मेरी बात। उसके बाद हमने इसका डिफरेंस देखना है कि ये मूव करेगी। अगर कार्बन डाइऑक्साइड 45 ml Hg है तो उसका मतलब है ये 2.7 ml पर डेसीलीटर है, या फिर इसका मतलब है कि ये 2.7% है, ठीक है। वीनस के अंदर 45 का मतलब है 2.7% है, और उसके बाद 40 का मतलब है 2.4, 40 का मतलब क्या है 2.4%। जब हमने इसका देखा और डिफरेंस 2.7 माइनस 2.4 0.3%, ये हमें मिला, ऑब्टेन हुआ इसका डिफरेंस। समझ आ गई मेरी बात। अब हमने ये देखा कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है कितनी अमाउंट में ट्रांसपोर्ट होती है, डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड 7%, 0.3% जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये कहाँ पे जाती है, प्लाज्मा के अंदर जाती है, ठीक है। समझ आ गई। इस सारे पॉइंट का यही मतलब था। उसके बाद है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन कॉम्बिनेशन विद हीमोग्लोबिन। कार्बन डाइऑक्साइड जब मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है हीमोग्लोबिन के साथ, तो इसने क्या बना दिया, कार अमाइनो हीमोग्लोबिन। ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि इसने ये इक्वेशन बना ली। अब ये हमारे पास कॉम्बिनेशन जो है ये रिवर्सिबल होता है, ऑक्सीजन इससे इजली रिलीज हो जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला मैंने, ये हमारे पास क्या है, रिवर्सिबल है, ठीक है। इससे जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये क्या होगी, इजीली रिलीज हो जाएगी, ठीक है। समझ आई बात। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो टिश्यू से लंग्स की तरफ जाती है, इस मैकेनिज्म के जरिए जो कार्बन डाइऑक्साइड जाती है टिश्यू से लंग्स की तरफ, वो कितनी थी, वो हमारे पास थी 23%। समझ आ रही है मेरी बात। उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन बाइकार्बोनेट फॉर्म। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन बाइकार्बोनेट फॉर्म, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट फॉर्म। अब हमें यहाँ पे देखना है, मैंने एक ड्रा की थी एक्सचेंज ऑफ बाइकार्बोनेट आयन फ्रॉम आरबीसी टू द प्लाज्मा, आरबीसी से प्लाज्मा की तरफ। ये हमारे पास क्या है, आरबीसी हैं, ये पहले वाले क्या है, आरबीसी हैं, ये बाकी क्या है, प्लाज्मा है, ठीक है। अब हमें इसी को देखना है, एंड क्लोराइड आयन फ्रॉम प्लाज्मा टू आरबीसी, और क्लोराइड आयन प्लाज्मा से आरबीसी की तरफ कैसे जाते हैं। सबसे पहले आपके पास क्या है, एल्वुलर वॉल है, ठीक है, मतलब एल्वुलाई की ये दीवारें हैं, ये आपके पास एल्वुलस है, ठीक है।
एल्यूलाई की जो प्लूरल होता है एल्यूलर, एल्यूलर का जो प्लूरल है, प्लूरल फॉर्म को आपको क्या कहते हो, एल्यूलस। ठीक है, ये उसी एल्यूलस की बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्विंग प्लाज्मा। ठीक है, अब हमने क्या देखा, हमारे पास है रेड ब्लड सेल, ब्लड फ्लो फ्रॉम पल्मोनरी आर्टरीज। अब ये वाला जो आपके पास ब्लड आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, मैंने आप लोगों को कहा था अभी मैंने रेस करने से पहले आप लोगों को बात समझाई थी कि ये जो ब्लड है आपके एट्रिया और वेंट्रिकल से, जब भी एट्रिया और वेंट्रिकल से ब्लड आएगा तो कौन लेके आएगी, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, उसमें ब्लड लेकर आई, रेड ब्लड सेल्स, ये भी रेड ब्लड सेल्स है, ये भी रेड ब्लड सेल्स है, ये भी रेड ब्लड सेल्स है। अब आप उसके पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर थे, जब ये दोनों मिले इन्होंने हमारे पास बना दिया हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट H2CO3। ठीक है, अब H2CO3 में जब ये टूटेगा हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट तो हाइड्रोजन आयन अलग हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन आयन रिलीज हो जाएगा कहाँ से, हीमोग्लोबिन से। ठीक है, H2CO3 का हाइड्रोजन आयन रिलीज होगा। देखो जिस तरह देखो H2CO3 ये टूट जाएगा, ये बन जाएगा H प्लस HCO3 माइनस। इसी हाइड्रोजन आयन की बात कर रही हूँ कि ये हाइड्रोजन आयन रिलीज हो जाएगा, यहाँ पे ये रिलीज हुआ। अब आपके पास यहाँ पे प्लाज्मा है, प्लाज्मा से क्या आए, बाइकार्बोनेट HCO3 बाइकार्बोनेट आयन आएंगे और ये इसके साथ मिलेंगे। जब ये दोनों आपस में दोबारा मिलेंगे हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट आयन, जब ये दोबारा मिलेंगे तो ये क्या बना देंगे, हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट। समझ आ रही है मेरी बात, ये जब मिलेंगे इनका रिएक्शन होगा तो ये बना देंगे H2CO3। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ से आपको ये तो पता है कि ऑक्सीजन हमेशा क्या होगी, अंदर ही आएगी। आप ऑक्सीजन अंदर लेते हो और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज करते हो। ये पूरी साइकिल दिखाया हुआ है आरबीसी के अंदर का और बाहर का। ठीक है, उसके बाद कार्बाइन हीमोग्लोबिन जो मैं अभी पीछे पढ़ाया है, कार्बन डाइऑक्साइड जब मिलेगी हीमोग्लोबिन के साथ तो क्या बन जाएगा, कार्बाइन हीमोग्लोबिन। इसमें से जब ये कार्बाइन हीमोग्लोबिन टूट जाएगी, ब्रेक होगी, इसमें से क्या रिलीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि आपकी बाहर चली जाएगी, जिसको आप लोग एक्सपायर कर दोगे। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन आपने क्या करी, दोबारा अंदर ले ली, इनटेक कर दिया। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा जो पोर्शन है कार्बन डाइऑक्साइड का वो प्लाज्मा के अंदर ही डिसॉल्व हो जाएगा। अब लास्ट पॉइंट, जब आपका हार्ट के एट्रिया और वेंट्रिकल से ब्लड को दूर लेके जाना था, वो किससे लेके जाना था, पल्मोनरी वेन। समझ आइए, पल्मोनरी वेन। ठीक है, पल्मोनरी वेन लेके जाएगी, ब्लड फ्लो टू पल्मोनरी वेन हार्ट से अवे लेके जाएगी और आर्टरीज जो है वो हार्ट की तरफ ब्लड लेकर आएंगी। ये सारे का सारा प्रोसेस है जिसको हमने पढ़ना है, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन बाइकार्बोनेट फॉर्म। समझ आ रही है मेरी बात। अब आपकी जो बाइकार्बोनेट फॉर्म के अंदर ये मैंने सारे का सारा प्रोसेस वहाँ पे ब्रीफ कर दिया है। 70% बाइकार्बोनेट आयन जो होते हैं वो कितने कहाँ पे होते हैं, प्लाज्मा के अंदर कितने होते हैं, 70%। समझ आ गई, बाइकार्बोनेट आयन HCO3 माइनस ये प्लाज्मा में होते हैं। ठीक है, उसके बाद आरबीसीज के अंदर 65% वाटर भी होता है। वाटर कितना होता है, 65%। ये सारी की सारी बातें याद रखनी है। आरबीसीज में 65% वाटर भी है। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे मैंने ऊपर लिखा था बाइकार्बोनेट क्लोराइड आयन, क्लोराइड शिफ्ट फिनोमेना। एक्सचेंज जो होती है बाइकार्बोनेट आयन फ्रॉम आरबीसी टू
ये जो एक्सचेंज है बाइकार्बोनेट आयन का, ये क्या है बाइकार्बोनेट आयन, इस बाइकार्बोनेट आयन का एक्सचेंज जो होता है आरबीसी से और प्लाज्मा के दरमियान, ये भी आरबीसी है, ये भी आरबीसी है, ये भी आरबीसी है, आरबीसी और प्लाज्मा के दरमियान ये बाइकार्बोनेट का जो एक्सचेंज होता रहता है इसी को कहते हैं बाइकार्बोनेट क्लोराइड शिफ्ट फिनोमेना। इसमें क्लोराइड आयन का भी जो है शिफ्टिंग या फिर एक्सचेंज होता है, इसी वजह से इसको हम लोगों ने नाम दिया एक्सचेंज ऑफ बाइकार्बोनेट, एक्सचेंज ऑफ बाइकार्बोनेट फ्रॉम आरबीसी टू प्लाज्मा एंड क्लोराइड आयन फ्रॉम प्लाज्मा टू आरबीसी। ठीक है, आप लोगों को समझ आ रही है? कोई आप लोगों का क्वेश्चन या कोई प्रॉब्लम? गुड। ये आप लोगों का 5th चैप्टर का इंशाल्लाह एंड होने वाला है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको वाइंड अप करने की पूरी कोशिश करते हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन तो नहीं है? ओके गुड, थैंक यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।